हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। इस क्लास में हम इतिहास कक्षा 12 के लिए परीक्षा 2022 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने जा रहे हैं। ये जो हम करेंगे ये खंड स है। इससे पहले खंड अ और खंड ब हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ ही साथ ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। आप अवश्य देख लीजिए। तो आइए करते हैं खंड स की शुरुआत। और इसमें जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। उत्तर सीमा रहेगी 100 शब्द। साथ ही साथ आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। लगातार बने रहिए हमारे साथ में। इस वीडियो को पूरा देखिए। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही सटीक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो 17वां प्रश्न हम करेंगे, कंटिन्यू करेंगे क्योंकि 16 तक हम पहले ही कर चुके हैं। प्रश्न है, कुषाण राजाओं ने स्वयं को ईश्वर के रूप में प्रस्तुत किया था, समझाइए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि जो कुषाण शासक थे, इन्होंने अपने राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखने और प्रजा से पूजनीय और उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए अपने आप को ईश्वर के रूप में प्रस्तुत किया, ताकि प्रजा क्या करेगी, उन्हें मानेगी कि ये ईश्वर के रूप हैं, ये ईश्वर का प्रतिरूप है, ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, ताकि उनके प्रति अपना पूजनीय भाव रखेगी, उन्हें सम्मान की स्थिति से देखेगी। इसका सर्वोत्तम प्रमाण उनकी मूर्तियों और सिक्कों से प्राप्त होता है। कुषाण शासकों ने जो मूर्तियाँ बनवाई थी, उन्होंने जो सिक्के जारी किए थे, उससे ये बात स्पष्ट होती है। कई कुषाण शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे। तो ये बात भी, उनके नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाना, उनके सिक्के, उनकी मूर्तियाँ, इन सब बातों से ये स्पष्ट होता है कि उन्होंने अपने आप को जो है देवताओं का प्रतिनिधि माना था। तो देवपुत्र की उपाधि लगाते थे और अनुमान लगाया जाता है कि उन्होंने चीनी शासकों का अनुसरण किया, जो अपने नाम के आगे स्वर्गपुत्र की उपाधि लगाते थे। जो चीनी शासक थे वो अपने नाम के आगे स्वर्गपुत्र की उपाधि लगाते थे। इन्हीं से सीख लेते हुए ये जो कुषाण शासक थे, इन्होंने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। कुषाणों और शकों ने इस बात का प्रचार किया कि राजा को शासन करने का देवीय अधिकार परमात्मा से प्राप्त है और यह अधिकार वंशानुगत है। तो इस तरीके से इन्होंने अपने आप को देवतुल्य, देवताओं के समान या देवताओं का प्रतिनिधि स्थापित करने के प्रयास जो वो किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है 18वां, शिल्प उत्पादन हेतु कच्चा माल प्राप्त करने के लिए हड़प्पा निवासी कौन सी नीतियां अपनाते थे? उत्तर लिखेंगे कि हड़प्पा निवासियों द्वारा कच्चा माल प्राप्त करने संबंधी नीतियां। आपको पॉइंट बना करके लिखना है। पहला लिखेंगे कि हड़प्पा वासी शिल्प उत्पादन के लिए कच्चा माल प्राप्त करने हेतु कई तरीके अपनाते थे। नागेश्वर और बालाकोट में शंख आसानी से उपलब्ध थे। ये दोनों ही जो स्थान है, नागेश्वर और बालाकोट, यहाँ पर शंख बनाए जाते थे। साथ ही साथ वे लाजवर्द मणि अफगानिस्तान स्थित सोरतुघई से और कार्नेलियन गुजरात में स्थित भड़ोच से, सैलखड़ी दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात से एवं धातु राजस्थान से मंगवाते थे। तो इस तरीके से ये कच्चा माल जो है अपने शिल्प उत्पादन के लिए अलग अलग स्थानों से अलग अलग तरीके से मंगवाते थे। पॉइंट नंबर 2 लिखना है कि हड़प्पा वासी तांबा प्राप्त करने हेतु राजस्थान के खेतड़ी अंचल में और सोना प्राप्त करने के लिए दक्षिण भारत में अभियान भेजते थे। तो इस तरीके से इनकी जो शिल्प उत्पादन है, इसके लिए ये कच्चा माल प्राप्त करने के तरीके अपनाया करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है 19वां, मौर्य साम्राज्य केवल 150 वर्षों तक ही चल सका, क्यों? उत्तर लिखना है कि मौर्य साम्राज्य केवल 150 वर्षों तक चलने के निम्नलिखित कारण थे। मौर्य साम्राज्य काफ़ी उन्नति की थी इस मौर्य साम्राज्य ने, लेकिन ये ज़्यादा समय तक नहीं चला था। मात्र 150 वर्षों तक इसका शासन रहा था। तो ये इसके कारण क्या है, यहाँ पर देखेंगे। पहला पॉइंट तो आपको लिखना है कि अशोक की मृत्यु के पश्चात मौर्य साम्राज्य की बागडोर निर्बल शासकों के हाथ में आई, जो मौर्य साम्राज्य के विस्तृत क्षेत्रों को संभालने में सक्षम नहीं हुए। तो अशोक के बाद कोई ऐसा विशेष प्रतापी शासक नहीं हुआ मौर्य साम्राज्य में। दूसरी बात लिखनी है कि बौद्ध धर्म के अनुयायी होने के कारण अशोक को ब्राह्मण समाज के क्रोध का भाजन बनना पड़ा। वे मौर्य वंश के विरुद्ध हो गए। अशोक ने क्या किया था कि जो कलिंग युद्ध हुआ था, उस कलिंग युद्ध से विचलित होकर के बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म अंगीकार कर लिया था। और जैसे ही उसने बौद्ध धर्म अंगीकार किया, अब जो एक शासक अगर किसी धर्म विशेष का अनुयायी बन जाता है तो बाकी धर्म के लोग उन्हें जो है अपना विरोधी मान लेते हैं। ऐसा ही हुआ था अशोक के साथ।
पॉइंट नंबर 3, कलिंग विजय के पश्चात अशोक पश्चाताप के भाव से भर उठे और उन्होंने अहिंसा की नीति अपनाई। यानी अहिंसा का मतलब ये था कि उन्होंने किसी भी प्रकार का युद्ध भविष्य में न करने की जो है नीति अपनाई थी। और एक साम्राज्य के लिए युद्ध नहीं करना जो है घातक सिद्ध होता है, क्योंकि साम्राज्य को अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए और अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए जो है वो युद्ध तो करने ही पड़ते हैं, जबकि इसने अहिंसा की नीति का पालन किया था। चौथा पॉइंट लिखना है कि साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत नियंत्रण कमजोर होने के कारण अनेक राज्य रजवाड़ों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता घोषित कर दी थी। इस प्रकार धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। तो ये कारण थे मौर्य साम्राज्य के विघटित होने के या फिर 150 वर्षों तक ही चलने के कारण। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट 20वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की बाट प्रणाली के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आइए देखते हैं विस्तार से हड़प्पा सभ्यता की बाट प्रणाली के बारे में। विनिमय बाटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। विनिमय का मतलब होता है लेन देन। तो ये एक बाटों की शुद्ध प्रणाली थी और ये बाट प्राय चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। सामान्यतया ये किसी भी प्रकार के निशान से रहित और घनाकार होते थे। इनका आकार तो घन के समान होता था, लेकिन इनके ऊपर किसी प्रकार का निशान नहीं होता था। नेक्स्ट लिखना है, इन बाटों के निचले मापदंड द्विआधारी यानी 1, 2, 4, 8, 16, 32 इत्यादि जो है वो थे, जबकि ऊपरी मापदंड दशमलव प्रणाली के अनुसार थे। छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषणों और मनकों को तोलने के लिए किया जाता था। आगे बढ़ेंगे और 21वां प्रश्न देखेंगे। विजयनगर साम्राज्य की व्यापारिक स्थिति का वर्णन कीजिए। तो विजयनगर साम्राज्य की व्यापारिक स्थिति के बारे में जानते हैं। उत्तर लिखेंगे कि 14वीं से 16वीं सदी के काल में प्रारंभिक चरणों में अरब व्यापारियों द्वारा अरब और मध्य एशिया से घोड़ों के व्यापार को नियंत्रित किया जाता था। कुरीदई तथा चेट्टी नामक स्थानीय व्यापारी भी इस कार्य को करते थे। पुर्तगालियों ने 1498 में उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर व्यापारिक और सामरिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था। विजयनगर भी मसालों, वस्त्रों तथा रत्नों के अपने बाजारों के लिए प्रसिद्ध था। व्यापार यहाँ की प्रतिष्ठा का मानक था। यहाँ की समृद्ध और संपन्न प्रजा के कारण बहुमूल्य विदेशी वस्तुओं की मांग भी अधिक थी। इस प्रकार आयात और निर्यात द्वारा राज्य को उच्च राजस्व की प्राप्ति होती थी। नेक्स्ट प्रश्न है 22वां। औपनिवेशिक संदर्भ में शहरीकरण के रुझानों को समझने के लिए जनगणना संबंधी आंकड़े किस हद तक उपयोगी होते हैं? तो देखेंगे कि जनगणना संबंधी आंकड़ों से पता चलता है कि सन 1800 के बाद हमारे देश में शहरीकरण की गति धीमी रही। पूरी 19वीं शताब्दी और 20वीं सदी के प्रथम 2 दशकों में शहरी आबादी का अनुपात बहुत साधारण और लगभग स्थिर रहा था। कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई थी। जनसंख्या संबंधी आंकड़ों से नागरिकों के लिंग, जाति, धर्म और व्यवसाय आदि के बारे में जानकारी मिलती है। इन आंकड़ों से नागरिकों की जन्म दर और मृत्यु दर के प्रतिशत के बारे में जानकारी मिलती है। जनसंख्या संबंधी आंकड़े विभिन्न समुदायों तथा जातियों के लोगों के होते हैं और ये आंकड़े लोगों के स्वास्थ्य के स्तर की भी जानकारी देते हैं। जनसंख्या संबंधी आंकड़े श्वेत व अश्वेत टाउन के निर्माण, विस्तार और उनके जीवन संबंधी स्तर, भयंकर बीमारियों के जनसंख्या पर पड़े दुष्प्रभाव आदि को जानने में भी उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट 23वां प्रश्न है, राक्षस तांगड़ी युद्ध का क्या कारण था और इसका परिणाम क्या हुआ, बताइए। लिखेंगे कि 1529 ईस्वी में कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात विजयनगर के चरमोत्कर्ष के पतन की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई। अराविदु वंश ने राजकीय ढांचे के तनाव का लाभ उठाकर 1542 ईस्वी में विजयनगर की सत्ता पर कब्जा कर लिया। 1565 ईस्वी में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री रामराय के नेतृत्व में राक्षस तांगड़ी के युद्ध में बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर की सेनाओं द्वारा बुरी तरह से पराजित हुई। इस युद्ध में प्रधानमंत्री रामराय की एक सुल्तान के विरुद्ध दूसरे सुल्तान को युद्ध के समक्ष खड़ा करने की विफल नीति उत्तरदायी थी। वे सभी सुल्तान एक हो गए और रामराय को करारी हार का सामना करना पड़ा। यह युद्ध एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ। विजयी सेनाओं ने विजयनगर की समृद्धि और वैभव को बुरी तरह लूटकर उसे पूरी तरह विनष्ट कर दिया और यह शानदार गौरवशाली शहर उजड़ गया।
अराविदु राजवंश ने अपनी सत्ता का केंद्र यहाँ से हटाकर पेनुकोंडा और चंद्रगिरी में स्थापित किया। औपनिवेशिक शहरों में, नेक्स्ट प्रश्न है, औपनिवेशिक शहरों में रिकॉर्ड्स संभाल कर रखे जाते थे। ये आपको बताना है। यहाँ पर इसका उत्तर लिखेंगे कि औपनिवेशिक शहरों में निम्नलिखित कारणों से जो रिकॉर्ड्स होते थे वो संभाल कर रखे जाते थे। पहला तो ये लिखना है कि शहर की आबादी कितनी बड़ी है या घटी है, यह जानने के लिए उनका रिकॉर्ड रखा जाता था। शहरों तथा ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जानने में भी ये रिकॉर्ड उपयोगी होते थे। दूसरा पॉइंट लिखना है कि शहर की चारित्रिक विशेषताओं के अन्वेषण के समय उन रिकॉर्ड्स का प्रयोग सामाजिक और अन्य परिवर्तनों को जानने के लिए आवश्यक था। शहरों में यातायात, व्यापारिक गतिविधियां, सफाई, परिवहन और प्रशासनिक कार्यालयों की आवश्यकताओं को जानने, समझने और उन पर आवश्यकता अनुसार कार्य करने के लिए, नागरिकों की मृत्यु दर और बीमारियों का पता लगाने के लिए ये रिकॉर्ड्स सहायक होते थे। शहरों में मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने तथा शहरों के विकास की योजनाएं बनाने के लिए भी ये रिकॉर्ड्स उपलब्ध होते थे। तो ये था एक महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें हमने जो बड़े वाले प्रश्न थे इनको हमने यहाँ पर किया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सेक्शन जो द होता है, खंड द इसका, उसको हम यहाँ पर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।